तो ओवरऑल यंग मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर? हाँ सर, बहुत, क्योंकि मैं मेरा इंटरव्यू हो गया था आपके हम्म। आपके साथ बात करने से, आपके साथ मैसेज बहुत भी चैट हुआ आपके साथ। आपने बोला नहीं हो जाएगा, मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखा हूँ सर, पर अपने आपके यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट वाली चीजों को देखना जरूरी है, क्योंकि पार्ट सी में कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं ज्यादातर। इंटरव्यू फिल किया था, आईएमएससी का इंटरव्यू फिल किया था, एचआरआई का इंटरव्यू फिल किया था, तो उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो गया था। बहुत और भी जगह सिलेक्टेड, मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुआ था इंटरव्यू के लिए, बट मैं गया नहीं था, इतना डिमोटिवेट पश्चात हुआ था। यंग मैथमेटिक्स में जो क्रैश कोर्स में जुड़े थे, तो फिर वो कैसे सहायक हुआ आपकी? इस बार आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उसमें क्या क्या आपने सीखा और वो कैसे सहायक सिद्ध हुआ आपके लिए? आप हाँ। बोलते रहते थे कि पार्ट सी को कैसे हैंडल करना है, पार्ट बी को ओके। कैसे हैंडल करना है, पार्ट ए को ओके। कैसे हैंडल करना है। तो ओके। आपने बोला था पार्ट सी सबसे वो है स्कोरिंग पार्ट है। जितने भी आपने टॉपर का भी स्कोर मार्क दिया था, जो आईएएस में बैठे हुए हैं, तो उन हाँ। लोगों का स्कोर दिख रहा था वो 95 90, तो वो मोटिवेट मिल रहा था कि हाँ यार, ऐसा तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे हम लोग, जो पार्ट ए से पार्ट बी उसके बाद पार्ट सी। आपने नहीं अच्छा। बोला था ऐसा नहीं है, वो रिवर्स प्रोसेस में जाओ, पार्ट सी हाँ। पार्ट बी पार्ट ए। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस सत्र में मेरे साथ सयन थोकदार होंगे, जिन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसके पश्चात आईसर पुणे में पीएचडी में प्रवेश पाया है। ठीक है, उनका चयन हाल ही में हुआ है। आज हम इस सत्र में जान रहे होंगे उनके यात्रा के विषय में, और वह आपको सुझाव और युक्तियां भी देंगे नेट जेआरएफ की परीक्षा के विषय में और पीएचडी इंटरव्यू के प्रिपरेशन में भी। ठीक है, उनकी यात्रा अत्यंत रोचक है। मतलब थोड़ा सा पहले उन्हें असफलता भी प्राप्त हुई, उसके बाद फिर कैसे वो सफल हुए उसके विषय में सब हम बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम सयन, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन हो गया है आईसर पुणे में। इसके लिए तो आप हमारे थैंक यू सर। दर्शकों को अपने शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विषय में पहले बताओ। हाँ सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और मेरा बीएससी रायगंज यूनिवर्सिटी से हुआ है 2022 में। मेरा एमएससी मास्टर इन साइंस आईआईटी कानपुर में हुआ है 2024 में। उसके ओके। बाद मैं जॉब कर रहा था। उसके बाद मैं जॉब छोड़ के अभी इसका प्रिपरेशन किया हूँ, 2 से 3 मंथ्स के प्रिपरेशन किया हूँ आपके साथ, तो इसके बाद ये हुआ है। ओके, तो जॉब से पहले भी एनबीएचएम की परीक्षा आप दी थी या नेट जेआरएफ वगैरह की परीक्षा दी थी आपने? मतलब जब हाँ आपने सर, हाँ। एमएससी किया था उसके पश्चात कौन कौन सी परीक्षाएं दी थी? है सर, मैं एनबीएचएम दिया था और नेट जेआरएफ दिया था, तो मेरा नेट जेआरएफ हुआ नहीं था, एक नंबर के लिए अटक गया था, तो मेरा इलेस हुआ था। ओके, इलेस में नेट की परीक्षा होती 74 है। रैंक हुआ था। ओके। हाँ, इलेस तो हुआ था। और एमएससी के, उसके बाद एनबीएचएम रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। ओके ओके, एमबीएचएम रिटन क्वालिफाई हुआ था परंतु इंटरव्यू नहीं हो हाँ पाया। सर, ओके। तो तो नहीं हुआ पाया था। एमएससी के बाद नेट एलएस हुआ था, राइट? नेट जेआरएफ नहीं हुआ था, तो उसके बाद हम्म। तुम थोड़ा जॉब कर रहे थे और उसके बाद एक मैथमेटिक्स से कैसे जुड़े? सर, मैं इन मैथमेटिक्स में क्रैश कोर्स में जुड़ा था, सेशन नेट के 1 मंथ का क्रैश कोर्स था। वो ओके शायद जनवरी में हुआ था ओके। स्टार्ट, ओके जनवरी से फरवरी। तो 5 वीक का था वो, लिटिल 4 वीक का होना चाहिए था, आपने 5 वीक उसको एक्सटेंड किया था, तो 5 वीक में हो गया। और ओके। तो उसी तो के जनवरी बेसिस में पे। जो क्रैश कोर्स इन मैथमेटिक्स में सीएसआई नेट जेआरएफ के लिए हुआ था वहां से जुड़े थे, राइट? तो हाँ हाँ उसके सर, बाद हाँ फिर पीएचडी इंटरव्यू तक जुड़े रहे। ओके। हाँ हाँ, तो एकदम एकदम। उससे पीएचडी पूर्व, इंटर 2 मंथ। हाँ, उससे पूर्व इंटरव्यू में क्या समस्याएं आपको आ रही थी? क्योंकि एनबीएचएम का जो आपने रिटन क्वालिफाई किया था उससे तो आपको इंटरव्यू देने के जो है अवसर मिले होंगे। हाँ सर, मैं इनविएशन इंटरव्यू फिल किया था, आईएमएससी का इंटरव्यू फिल किया था, एचआरआई का इंटरव्यू फिल किया था, तो उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो गया था। बहुत और भी जगह सिलेक्टेड, मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुआ था इंटरव्यू के लिए, बट मैं गया नहीं था, इतना डिमोटिवेट हो गया था। तो ओके, तो मेरा, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि क्या वहां भी रिजेक्टिव होगा, तो जाना क्या हाँ है? हाँ, ये क्योंकि इतने सारे जगह एक इंसान एक जगह फेल हो सकता है, दूसरी जगह वो पास हो सकता है, बट कॉन्टिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिवली 3 टाइम्स फेल, बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द, मतलब मेरे ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क था कि मैं मैथ जानता हूँ कि नहीं। इसलिए तो मैं इसलिए प्रिपरेशन ही छोड़ दिया था। तो मैंने क्योंकि क्या हुआ था कि इंटरव्यू में मुझे जो टॉपिक पूछे थे वो तो मुझे आता था, बट मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे इसमें, मतलब मेरे ओके। इसमें कॉन्फिडेंट नहीं था। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे आसान ही पूछ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कि रॉकेट साइंस कुछ पूछ लिया, जो पढ़ा था उसमें से ही पूछेंगे। बट हाँ। उसमें ही अगर एक क्वेश्चन आता था तो उसके बाद अगर उसको मॉडिफाई कर दिया तो दूसरा वाला नहीं आता था।
तैयार ओके, होते थे। तो तुम प्रस्तुत तो नहीं कर पा रहे थे ठीक ढंग से। खुद नहीं पढ़ते, और मैं डायरेक्ट बोल रहा था तो मुझे नहीं आता। जो मुझे जो आपके प्रिपरेशन फेज में मुझे पता चला था ये बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे हम लोगों को ट्राई करने रहना, क्योंकि पीएचडी में जाने के बाद भी हम लोग नहीं बोलेंगे ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम तो जानते ही नहीं कि उसका हाँ, सोल्यूशन है या भी नहीं। तो तो तुम उसके लिए हम क्या लोग को करते थे, ट्राई ऐसे करना सीधे होता बोलते थे मुझे नहीं आता है। है? हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं आता है। वो जो तो आता है उसके ठीक है, जो नहीं आता है सोचना भी नहीं नहीं आता तो सोचना भी नहीं है, तो वो बहुत बिग इम्पैक्ट करता है, मुझे हाँ, ऐसा लगता है। ऑब्वियसली करता है, क्योंकि आप सोचना ही नहीं चाहते किसी समस्या को, तो फिर हम्म। पीएचडी में क्या करेंगे, है ना? हाँ हाँ, तो उसके बाद मैं इसको चेंज किया तो नहीं मुझे। ओके, ठीक है। जो पिछली बार तुम नेट एलएस तो कर दिए थे, उसके पश्चात इन मैथमेटिक्स में जो क्रैश कोर्स में जुड़े थे, तो फिर वो कैसे सहायक हुआ आपकी? इस बार आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उसमें क्या क्या आपने सीखा और वो कैसे सहायक सिद्ध हुआ आपके लिए? हाँ सर, पहले दिन से आप जब क्लास ले रहे थे आप बोल रहे थे मैं कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं चलेगा जो आज जो कराऊंगा कल वो क्या कराऊंगा वो आपके पास वो नहीं रहता था, मतलब आप नहीं बोलते थे, आप बोल रहे थे वो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक और कैसा क्या होगा इसके पेपर से। उसके बाद पता चला कि आपने हर दिन बोलते रहते थे, ये क्लास के बाद सब लोग चले जाते थे फिर भी बोलते थे, मैं लास्ट इन तक रहता था। आप बोलते हाँ। रहते थे कि पार्ट सी को कैसे हैंडल करना है, पार्ट बी को ओके। कैसे हैंडल करना है, पार्ट ए को ओके। कैसे हैंडल करना है। तो ओके। आपने बोला था पार्ट सी सबसे वो है स्कोरिंग पार्ट है, जितने भी आपने टॉपर का भी स्कोर मार्क दिया था जो आईएएस में बैठे हुए हैं, तो उन हाँ। लोगों का स्कोर दिख रहा था वो 95 90, तो वो मोटिवेट मिल रहा था कि हाँ यार ऐसा तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे हम लोग, तो पार्ट ए से पार्ट बी उसके बाद पार्ट सी। तो आपने नहीं अच्छा। बोला था ऐसा नहीं है, वो रिवर्स प्रोसेस में जाओ, पार्ट हाँ। सी पार्ट बी पार्ट ए। तो हाँ। उसके बाद थिंकिंग में कुछ चेंज हुआ, नहीं है ऐसे अटेम्प्ट करना है। और ओके। अब बाकी बात क्लास में तो था ही कि आपने जैसे पहले ओडी में क्या सोल्व कर रहे थे, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मतलब कोई क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ढूंढना। आप हाँ। बोले कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही क्यों करेगा, अगर हाँ। एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक ही क्यों होगा, इसको हाँ। पहले पूछो। अरे यही क्वेश्चन 2018 से आता है, आप बोल रहे थे हाँ। 2018 कोई भी अगर पर्सन 2018 19 20 कंटिन्यूसली फॉलो किया तो उसके पास ऐसा नहीं आएगा, उसके पास आईबीपी बीबीपी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। और उस प्रॉब्लम को आप एक जनरलाइज प्रॉब्लम बना दिए थे, और उस प्रॉब्लम के हेल्प से बाकी प्रॉब्लम जस्ट बैठा हो वैल्यू, और देखो कि बाउंडेड है कि नहीं। तो उसके बाद सब अच्छा, तुम उस क्वेश्चन की बात रिजल्ट हो कर गई। रहे हो, मतलब जो हाँ अक्सर पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में आईवीपी के बारे में, और उसमें एक बहुत ही हाँ अच्छी ट्रिक लगती है और वो बार बार आता है, राइट? क्वेश्चन बदलता बार है, बार। बहुत अलग अलग तरीके से हाँ पूछा जाता है। और कई बार तो ऐसे होता है कि 2 या 3 प्रश्न उसी पे पूछ लिए जाते हैं, और वो हाँ प्रकार हाँ प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों। एनबीएचएम की परीक्षा में, नेट की परीक्षा में, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें वो पूछा नहीं गया, परंतु आपको वो प्रश्न विभिन्न दिखाई पड़ सकते हैं, वो होते एक ही हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज हाँ काम करते हैं। तो इस टाइप की चीजें हमने बहुत क्रैश कोर्स में सीखी थी। और जैसा कि सयन ने कहा कि पार्ट सी और भाग सी अत्यधिक महत्वपूर्ण आपका भाग है नेट की परीक्षा में, क्योंकि वहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आप गणित पढ़ रहे हैं और वहां पर आपके पास विकल्प ही इतने हैं कि आपके पास 30 से 32 प्रश्न हैं, उनमें से आपको 20 हल करने हैं। लेकिन जबकि अन्य भागों में आपके पास 20 है, उसमें से 15, और 28 है, उसमें से 25, तो वहां कठिनाई होती है। और वहां पे जो पार्ट है ना, उन सबको आपने कवर भी नहीं किया होता है ना? पार्ट सी में तो आप लीनियर और रियल और कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट से ही बहुत सारा कर सकते हैं। तो ये एक क्रुशियल थिंग थी जो आपको सैन ने बताई, ठीक है? इस पर आप ध्यान रखें। और पार्ट सी में अच्छा स्कोर रहा होगा इस बार आपका, जिसने आपको सहायता की होगी नेट जेआरएफ की परीक्षा में हाँ हाँ उत्तीर्ण कर। सर, अप्रोक्सीमेटली 60 था, क्योंकि मेरा पार्ट बी में बहुत खराब था, 18 था अच्छा। सिर्फ। हाँ, और ओके, पार्ट उससे सी में मेरा उससे 60 था। पूर्व तुम पार्ट सी में कितना स्कोर कर पा रहे थे? तो सर 43 44 किसके लिए, क्योंकि मैं तब पार्ट बी में अच्छा कर रहा था, पर आपके यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट वाली चीजों को देखना जरूरी है, क्योंकि पार्ट सी में कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं ज्यादातर। जो पार्ट सी का क्वेश्चन है वही किसी और इंस्टेंसेस एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, रहे। ऐसे हो गया, सीमा हो गया, इन नीचे हो गया। तो अगर उसके क्वेश्चंस को ऐसे मतलब पार्ट सी के क्वेश्चन एमसीक्यू के तरफ नहीं लेना है, उसको हाँ। एज ए सब्जेक्टिव प्रिपरेशन लेना है, क्योंकि वही क्वेश्चन फिर इंटरव्यू में पूछ देते हैं। जो पार्ट सी राइट। में क्वेश्चन आता है वही इंटरव्यू में पूछते हैं। तो वही तो आप पहले दिन से बोल रहे थे कि प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड रखो, राइट। तो वो नहीं।
तो विद्यार्थियों, मैं एक चीज को और स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे भी सयन ने भी कहा कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो सभी परीक्षाओं की ओर केंद्रित हो। केवल ऐसा ना हो कि वह नेट की ओर केंद्रित हो, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा संभव हो सकता है कि हम केवल नेट की ओर केंद्रित करके अपनी तैयारी करें, क्योंकि उसके लिए हमें आवश्यक ही क्या है, हमें किसी प्रकार से विकल्पों से यह अनुमान लगाने की कौन सा सही होगा, या विलोपन करके अनुमान लगाने की कौन सा सही होगा ना। तो नेट की तो मतलब केवल उतना उच्च जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, नेट में और प्रश्न हल हो जाते हैं। तो क्या कहना है मेरा, या जो भी विद्यार्थी यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं, कि अपनी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। आईएसआई का एग्जाम दो तो भी आपको कोई समस्या ना हो, कोई भी एग्जाम दो तो भी आपको समस्या ना हो, और आगे पीएचडी में जाके आप कोर्स वर्क करो, वहां भी इस प्रकार के सब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आएंगे, वहां भी आपको कोई समस्या ना हो। ये क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव ही होते हैं, लेकिन विकल्प भी इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इतने सारे लोग भारत में परीक्षा दे रहे हैं, तो उन सबकी लिखित परीक्षा को जांच करना कितने सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, और वह थोड़ा सा फेयर भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए यह जरूरी है। ठीक है, मतलब आप सभी को अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी चाहिए कि सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर पाए। तो वह ऐसा आपने देखा होगा, अक्सर इन मैथमेटिक्स में जितने भी विद्यार्थी होते हैं, तुरंत नेट जेईई की परीक्षा होने के पश्चात पीएचडी इंटरव्यू में तुरंत क्वालिफाई होते हैं, या हाँ। सारे के सारे। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अभी तक उत्तीर्ण हुए हैं, ये शुभो है, पल्लवी है, एंड वैभव है, या अन्य भी इससे पीछे पूजा है, तो जितने भी हैं जिनके जिनके मुझे नाम स्मरण आ रहे हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो तुरंत हुए हैं। वो कभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने पीएचडी की तैयारी कुछ अलग से की, वो नेट जेईई की तैयारी करने के बाद ही हो गए, या गेट की तैयारी करने के बाद हो गए। तो इस तरीके से हमारी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए जो सहायक सिद्ध हो सके। चलो, तो हाँ, सयन, प्रेस कोर्स के विषय में हमने बात कर ली है, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन की थी। इंटरव्यू प्रिपरेशन से तात्पर्य ये है बच्चों, क्योंकि जो बीच में समय बचा था तो उसको हम व्यय कर रहे थे इंटरव्यू से संबंधित तैयारियों में। हालांकि अ, तैयारियां कुछ अलग नहीं होती, फिर भी जो हमारे पास समय बचा था, जहां जहां कमियां रही हैं, इस प्रकार से आंसर करना है, मॉक इंटरव्यूज कर रहे थे बच्चों के, और सॉल्यूशंस लिखना वगैरह सिखा रहे थे, ऐसे सीएमआई की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो वो सब हमने किया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसी रही यहाँ पर सयन, और क्या क्या आपने सीखा, आप और क्या थोड़ा सा आप बताइए उसके विषय में। हाँ सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अगर सिलेक्शन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब आता है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। क्योंकि ऐसा है कि पहले तो ये मान लो कि इंटरव्यू पैनल में जो बोर्ड्स है, वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो डिपेंड करता है लक के ऊपर। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हम्म, तुम कोई भी क्वेश्चन बोल दो, मैं बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स एंड टोपोलॉजी, हम्म, ऐसे कॉम्प्लेक्स में और टोपोलॉजी जो बोल दिया वो अगर जो पढ़ के गया है उससे अगर क्वेश्चन कर दिया तो अच्छा है। अगर हम्म, नहीं है तो ऐसा भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे मैट्राइजेशन थ्योरम हो गया हम्म, टोपोलॉजी में, तो वो यूजुअली कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता नहीं है, बट मुझे टीएफआर कैम्प में पूछ लिया था वो ओके, मैट्राइजेशन थ्योरम। हम्म, तो ऐसा ही है कि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आना ये डिपेंड करता है तो तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है। तो ओके, मुझे मैं जब 2024 में दिया था तो मेरा बैकग्राउंड उतना था नहीं। ये था नहीं मतलब ये कि पता था, बट उसको कैसे बोलने का जो एक शैली होता है, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कैसे कोई प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता है, ये। और आपने एक खूब बहुत अच्छा बात बोली थी कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में जो कोई क्वेश्चन आता हो और तुम्हें वहां पर कोई ऐसा बिहेव नहीं करना है कि तुम्हें नहीं आता है, तुम उन लोगों के पास एक्टिंग कर रहे हो। ये हाँ, ऐसा नहीं करना है। आप ये उन लोगों के पास एक मैसेज आएगा कि ये लेट कर रहा है, तो वेट हाँ, कर ले। जो आता है वो डायरेक्ट बोल दो, क्योंकि हाँ, उन लोगों के पास ये इंप्रेशन जाएगा कि ये बहुत अच्छा सोचता है और हाँ, क्विक थिंक है। मतलब ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो मेरा आइजा पुणे में ऐसा गया था कि मेरा सारे क्वेश्चन विद इन ए मिनट हो गया था। अच्छा, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। हाँ, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन मतलब वो जानबूझ के ही एक प्रोफेसर बोल रहे थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम यही आंसर दो, बट आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक। तो ओके, उसके बाद मुझे उन लोग पूछ रहे थे कि कोई ओपन प्रॉब्लम जानते हो कि नहीं, कि तुम इस फील्ड में काम करोगे, कोई इस फील्ड में कोई ओपन प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ओके, मैंने बोला कि मुझे आज तक कोई पता नहीं है, बट विल। तो ऐसा है कि कोई तुम्हें दिखावा नहीं करना है, जो है हो वो है। राइट, तो तुम अगर कोई भी हार्ड प्रॉब्लम है वहां पर क्विक कर देते हो तो उन लोग को एक मैसेज जाएगा कि ये बहुत कुछ पढ़ के आया है। राइट, तो ये हाँ, बहुत पॉजिटिव क्योंकि साइन है।
ऐसा हो सकता है, हमारा विचार ये भी होता है ना कि जैसे कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में और हमें आता है वो तुरंत, तो हम सोचेंगे नहीं यार ऐसे हम नहीं बताते हैं तुरंत, और ऐसे सोचते हैं थोड़ी देर, उनको लगेगा कि हम सोच रहे हैं और फिर उसके बाद बताएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सैन ने कहा। तुरंत ही बताइए, जो आता है आपको तुरंत बताइए, ठीक है, जो नहीं आता है उसको सोचिए। ऐसा भी नहीं कि आई डोंट नो, आई डोंट तो नो, हाँ हाँ, वो हाँ, सोचना बंद नहीं करना है, मतलब वो क्योंकि हिंट तो मिल ही जाता है ना, और फिर हिंट पकड़ लो, हाँ हिंट से हो जाते हैं, एकदम। लगभग लगभग सॉल्यूशन हो जाते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर्स मैंने आपको दिए थे, जैसे कि आपने हाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंटरव्यू दिए थे, तो कैसा वो लेक्चर्स आपको लगे? हाँ सर, बहुत बहुत ही अच्छा, और डायरेक्ट एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए थे आपके कॉम्प्लेक्स के वहां से, हाँ अच्छा, मतलब राइट राइट, मैं देख रहा था तुम्हारे मैं तो इंटरव्यू जो गया था। क्वेश्चंस थे उसमें। तो वो जो हाँ एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दिए थे, हाँ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस काइंड के हाँ, क्वेश्चन वो आपके तो इंटरव्यू में देखे? आईएससी के इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लिया था, तो डायरेक्ट, तुम बट तो यू पता आर, नहीं। तुम तो वंडर कर रहे हाँ होगे यार, ऐसा क्वेश्चन सीधे आ गया इंटरव्यू हाँ में। हाँ, एकदम डायरेक्ट। तो बट वो क्वेश्चंस आने के बाद वो लोग, मतलब मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हाँ। यूनिवर्सिटी में कहीं पर पढ़ते हैं, तो हम लोग का टारगेट ये रहता है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना ही हम लोग का टारगेट रहता है। बट ऐसा हम्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आईएएस का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, लास्ट का हम्म। क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, तो मुझे खेद है कि नहीं हुआ वहां पर। बट अच्छा। ये है कि वहां पर जाके मुझे पता चला क्वेश्चन सॉल्व करना वो नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद उसका हाइपोथेसिस अगर चेंज कर दिया, उसके बाद हाँ। उसका सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी पर कहीं पर की स्टूडेंट का ऐसा होता है, हम्म इंटरव्यू में नहीं होने का सिस्टम, क्योंकि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं हम्म कोई 2024 में कोई एक क्वेश्चन था, तो उसका सॉल्यूशन बता रहा था, तो उसके बाद हाइपोथेसिस में कुछ अगर चेंज कर दे रहा था, तो मैं बता नहीं पा रहा था। इसके बाद ओके। मेरे कॉन्सेप्चुअल क्यूरिटी और मेरा क्यूरियोसिटी में कुछ कमी थी, हम्म कमी था, सॉरी, कमी हम्म। था, मेरा क्यूरियोसिटी में कुछ कमी था, तो इसलिए तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, जहां पर हम लोगों का सोच खत्म होता है, वहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट का सोच वहां से शुरू होता है। राइट राइट राइट। वैसे तो बाय द हम वे लोग कमी थी ही सही था, ओके। हाँ ठीक, हाँ चलो ये ओके तो ठीक, मजाक की बात है। ठीक हाँ है। तो तो वही सर। बंगालियों को अक्सर ये समस्या होती है थाया थी में। हम्म, अच्छा हाँ ठीक हाँ है, सर, जरूर। कोई बात नहीं। तो हाँ सर, ऐसे लेक्चर देखो। आपने 26 लेक्चर दिए थे आप शायद, हाँ हाँ। 26 लेक्चर दिए थे, तो मैं पूरा देखा था, और बहुत अच्छे थे एकदम, बहुत स्क्रैच से आप एकदम पूरा इंटीरियर पॉइंट, मतलब हम्म। बेसिक से सेट से स्टार्ट करके एकदम पूरा हाई लेवल तक लेके गए थे, स्वार्च पिकिंग अच्छा, जो लेवा प्रॉब्लम जो था। वगैरह सॉल्व कराए थे अच्छे लगे थे ना हाँ सारे? हाँ हाँ, एकदम सर, एकदम। ओके मतलब ठीक है, वही तो तो आप ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग में जोर देते, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम्म। तो आइसर पुणे के थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन अगर आप बताना चाहोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कमेंट्स में कि कुछ हाँ क्वेश्चंस हाँ, बताएं, तो एक दो क्वेश्चंस के बारे में बताओ जो वहां पे पूछे गए थे। तो सर मैं मुझे पहले बोला कि तुम्हारा मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, एंड उसके बाद अलजेब्रा। तो वो लोग बोले ठीक है, मैं टोपोलॉजी से ही स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें जो रिटन एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, तो वो हम्म। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था, अच्छा। ठीक है। हम्म। तो बोल रहा था कि क्लोज सबसेट और कॉम्प्लेक्स सेट कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं, ठीक अच्छा। है, तो डायरेक्ट पूछ लिया था, तो मैंने आंसर दे दिया। उसके बाद वो लोग बोले कि ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेट्स, उसके बाद पूछे कि क्लोज्ड होगा कि नहीं, तो हम्म। मतलब इसके रिलेटेड पूछ रहे थे। उसके बाद एक प्रोफेसर ने बोला ठीक है, पाथ कनेक्टेड में आ जाते हैं, पाथ कनेक्टेड, लोकली पाथ कनेक्टेड, जो कनेक्टेड इन लोगों के आरएन का अंदर जो रिलेशन है वो पूछ रहे थे। उसके बाद पूछे कि ओपन प्लस कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड होगा, इसका प्रूफ, ओके, तो पाथ ये सब कनेक्टेड कनेक्टेड टोपोलॉजी होगा, में पूछा। टोपोलॉजी। उसके ओके बाद तो कॉम्प्लेक्स में आ गए। ओके, कॉम्प्लेक्स में एक क्वेश्चन बताओ, कॉम्प्लेक्स का कुछ अगर स्मरण है तो। हाँ, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में सर आप पूछे थे कि वाइंडिंग नंबर क्या होता है, ठीक है, ओके। आपको पूछा था। तो वाइंडिंग नंबर इसको कहाँ पर यूज करते हैं और क्यों यूज ओके। लगता है, तो इसके रिलेटेड मुझे पूछ रहा था। अब तो उसके बाद कुछ टोपोलॉजी का होमोटोपी यूज कर रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे होमोटोपी क्या होगा, कैसा क्या, ओके, तो मतलब थोड़ा अलजेब्रिक बहुत टोपोलॉजी वगैरह तुमने टोपोलॉजी में पढ़ा है? कुछ। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था सर, इसलिए जानबूझ के मैं वो यूज कर रहा था उसमें अच्छा, इंटरव्यू में। ताकि पूछे। तो पूछे हाँ। तो उसके बाद अच्छा, आप तुम एक तो बहुत क्वेश्चन सर जबरदस्त। बोले थे, तो उसके बाद आप एक क्वेश्चन बोल रहे थे कि ग्रुप थ्योरी में एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, मुझे तो इंटरव्यू हो गया था। उसके बाद लास्ट में मुझे पूछ रहा था कि कोई एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका कोई सबसेट है, ठीक हम्म है। आप हम्म। ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू के पहले भी सबको बोल रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक कुछ दोस्त ने आईएएस में डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन,
कोई एक अच्छा सबसेट हो और उसका कार्डिनलिटी हाफ ऑफ द ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा हो, तो अच्छा। ये लास्ट में पूछे थे। तो हर एक एलिमेंट ग्रुप का प्रोडक्ट ऑफ उस सेट का होना चाहिए। तो अच्छा, मतलब उसके हाँ, सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट, मतलब डबल प्रो, हम्म, दो एलिमेंट का हम्म, प्रोडक्ट लो तो जी होना चाहिए ऐसे करके। हाँ। तो वो लोग बोल रहे थे कि एज ए सेट थ्योरी का आर्गुमेंट दो। मैंने तो, आपने भी मुझे हिंट दिया था कि पिजन होल प्रिंसिपल में हो जाएगा, मैंने हाँ भी हाँ वहां पर बोल दिया पिजन होल प्रिंसिपल में। तो बोले थे नहीं नहीं, ऐसे वो तो हो जाएगा, वो तो समझ में आ ही रहा है, हाँ। क्योंकि ये कार्डिनलिटी जी एलिमेंट्स है और तुम कार्डिनलिटी जी बाई 2 में दे रहे हो, तो वो तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद वो लोग बोल रहे थे ठीक है, जो इससे ग्रुप थ्योरी का हूँ, तो वहां पर मैं कुछ फंस गया था। तो वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं ऊपर आंसर दूं। तो उसके अच्छा बाद बोले थे ठीक है, तो इसमें मेरा इंटरव्यू मिल ओके, तो कुछ एक दो क्वेश्चंस आईआईटी बेंगलोर के बताओ जो तुम्हें अच्छे लगे, कुछ क्वेश्चंस बताओ। हाँ, मुझे तो सारे ही अच्छे लगे थे, क्योंकि मैं सारे ही आंसर दे दिया था, तो अच्छा लास्ट में एक ही नहीं हुआ था। तो मुझे पहले आईआईटी बेंगलोर में पहले पूछा था कि डीएन ग्रुप के संबंधित तुम्हें आता है कि नहीं, मतलब। ओके। तो मैं बोला कि हाँ, वो नॉन एबिलियन होता है। तो कब नॉन एबिलियन होता है, मैंने बोला कि इन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो उसके बाद बोले कि डीएन के सेंटर के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं, बोलते अच्छा हाँ सर जानता है। तो मैंने प्रूव कर दिया, तो मतलब वो एन इवन होगा तो 2 आएगा, इन ऑड होगा तो बोले कौन कौन आएगा। तो उसके बाद वो लोग बोल रहे थे डीएन से सी स्टार में होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करो। तो मैं जानता था कि वो लोग ट्रिवियल नहीं पूछ रहे हैं। तो कोई भी अगर पूछेगा तो ट्रिवियल हो तो सब लोग बता ही देंगे, हाँ दिए कोई भी ग्रुप से पूछ। तो मैंने नॉन ट्रिवियल एग्जांपल दिया। उसके बाद बोल के जो तुमने ये होमोमॉर्फिज्म दिया वो क्या इंजेक्टिव होगा, ओके। मतलब हाँ, जो कि मैंने दिया। तो लोग बोलते जो तुमने दिया वो क्या इंजेक्टिव होगा, मैंने बोला नहीं। तो बोले, क्यों नहीं होगा, तो मैंने उसका आर्गुमेंट पे दिया। उसके बाद तो बोले कि ठीक है, चेंज द टॉपिक। तो उसके बाद वो लोग कॉम्प्लेक्स में चले गए। ठीक है, अच्छा तो कॉम्प्लेक्स में पूछा कि ऐसा दो इंटायर फंक्शंस दो एफ एंड जी सच दैट एफ क्या प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो। तो मैंने बता दिया कि एफ इक्वल टू साइन जेड ले लो, जी को कॉस जेड ले लो। तो अच्छा मतलब ट्रिवियल तो कोई भी बोल सकता है, मैं ऑलवेज थिंक दैट नॉन ट्रिवियल बोलना चाहिए। ट्रिवियल तो अच्छा। एफ को 1 ले लेंगे, जी को जीरो ले लेंगे, इंटायर हाँ फंक्शन हो जाएगा। तो हाँ। वो नहीं, तो तो मैंने, इसको क्लासिफाई करना वगैरह मैंने सिखाया था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हाँ, क्लासिफाई करो इसे, मतलब उसके ये मेन उसके क्वेश्चन। बाद उसके बाद वाला था। तो मॉड, अब बोला कि दोनों को मॉड दे दो। अभी अच्छा अभी दोनों को मॉड दे दो। तो मॉड ऑफ ओके एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जी ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बताओ कि एफ ऑन जी इंटर फंक्शन क्या होगा। मैंने बोला कि एफ ऑफ जी कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो क्यों कांस्टेंट होना पड़ेगा, लिएवली थ्योरम से मैंने प्रूव कर दिया। तो कुछ किस टाइप का कांस्टेंट होना पड़ेगा, मैंने बोला ऐसा कांस्टेंट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो बोले कि ओके। तो एक प्रोफेसर ने बोला ठीक है, अब जो ये मॉड्यूलस है इसमें सी था, अब इसके सी के को चेंज करके सी माइनस 0 कर दो। अब क्या अच्छा होगा, ये एफ ऑफ जी कांस्टेंट फिर भी होगा। तो अच्छा बोला फिर भी होगा, क्यों होगा, मैंने बोला रिमान रिन्यूअल सिंगुलरिटी से। बोलते ओके अच्छा गुड। तो उसके बाद बोला ठीक है, अब एक प्रोफेसर बोला कि एक 2 इंटर फंक्शन लो, एक में मॉड रखो एक में मॉड ना रखो। अच्छा। ठीक है, मतलब ये एक स्क्वायर करो प्लस मॉड जी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एफ राइट, और जी इंटर है। मैंने बोला फिर फैक्टर भी रियल एक वैल्यूड कांस्टेंट है। होता है। हाँ, एक नहीं, रियल वैल्यूड होगा इमेज इंटर फंक्शन। उसके फिर बाद बोला कांस्टेंट। कि है कांस्टेंट, नॉन का इमेज ऑफ नॉन कांस्टेंट तो ये इंटर इतनी फंक्शन अच्छी इज ये देन। सीरीज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हाँ, इतनी अच्छी क्वेश्चन सीरीज में था। तुम्हें मजा नहीं आया कि यार क्या तो मजा, क्वेश्चन। बहुत मजा आ रहा था सर। हाँ, तो उसके बाद बोले कि ठीक है, कैन यू प्रूव दैट द इमेज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन नॉन कांस्टेंट फंक्शन इज टेंस। देन। तो बोले हाँ सर, ये क्या ये प्रूव है। तो मैं प्रूफ ही करने जा रहा था, तो बोले एक प्रोफेसर बोले ठीक है, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, तो रहने देते हैं उसको। तो बोले अच्छा फिर भी जो प्रोफेसर मुझे पहले क्वेश्चन देते बोला ठीक है, फिर भी आइडिया बोल दो, तो प्रूफ कर क्या। तो मैंने बोला कि अगर डेढ़ से हो तो एक पॉइंट का नेबरहुड मिलेगा जिसके बाहर सारे वैल्यू लेंगे, तो एक इंटर फंक्शन कांस्टेंट करके 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस जो बाउंड हो गया उसका नेबरहुड से बाय इंटर फंक्शन, तो उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि दे आर हैप्पी। ओके, उसके बाद एक प्रोफेसर ने बोला ठीक है, ये हो गया। अब जो फंक्शन था इंटर था, इसको आप ओपन यूनिट डिस्प्ले सोचो क्या होगा। तो हम्म। मैं ओपन स्टेट सोचने ही जा रहा था सीआर इक्वेशन से। तो बोले ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया। तो मैं सारे आंसर देता था, बट फिर भी नहीं हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा हो कोई सकता बात है, नहीं। मतलब बाकी हम सारे बट आंसर। मुझे अच्छा लगा, मेरा मेरा लाइफ का सबसे अच्छा इंटरव्यू हो गया है।
आइडिया यार पुणे ऐसा से उधर मतलब आईआईटी बैंगलोर को इंटरव्यू देने के बाद सारे स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट का और भी मैं इंटरव्यू करा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा करके हाँ, मुझे, मैंने भी जब दिया मतलब था बहुत भी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, अच्छे मतलब क्वेश्चन भी इजी से पूछते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते हैं, ट्रीट मतलब करते हैं, तो सुनते ऐसे हैं वो लोग, सुनते हैं। फ्रेंडली और वो हो जाता है मतलब आदमी उनके साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा सभी का अनुभव रहता है एससी बेंगलोर में, ये बात है। हाँ तो हाँ, ऐसा भी यहाँ पे है, बच्चों की सिलेक्शन नहीं भी हो पाता कई बार, आप अच्छा भी प्रदर्शन हम्म, करते हैं क्योंकि बहुत सारे और विद्यार्थी भी होते हैं जिनके प्रदर्शन और अच्छे रहे होते हैं, ऐसा होता है, ठीक हम्म, है। इस कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उसमें निराश नहीं होना चाहिए। चलो तो सही, आपने बहुत कुछ बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, इसके लिए धन्यवाद। तो इस जर्नी धन्यवाद। में तुमने क्या क्या सीखा, फिर क्या क्या कुछ स्टूडेंट्स को सलाह दो कि ऐसा करना चाहिए भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ गलतियां अगर तुम्हें लगी कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ बताओ हाँ सर, पूरी। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि पहले तो पहले तो 9th 10th या 11th 12th में जैसे मैथ कर रहे थे ऐसे ही मैथ करो। मतलब थ्योरम्स को एज ए वो नहीं बर्डन होना चाहिए कि थ्योरम में ही घुसे रह गए, ये नहीं। हाँ। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन का, मैं आपको बताइए, कोई भी प्रोफेशन का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम्म। तुम किसी को पे तभी करोगे जो तुम्हारा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो आप राइट। तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगे भी, कहीं पर भी जाओगे, मैं भी अगर जाऊंगा तो मुझे तभी पे करेंगे जब मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कोई भी प्रोफेशन में हो, जो भी, कोई भी एक ड्राइव, मतलब कोई भी बस हो, ट्रेन हो, कहीं पर भी तुम पे करते हो, प्लेन हो, फ्लाइट हो, पे करते हो क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं वो लोग। तो वही है, मैं बोलूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन एवरी प्रोफेशन। तो राइट। उसी में हम लोग को जोड़ देना है, मैथ में भी। 9th 10th में जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, 11th 12th में जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। थ्योरी, थ्योरम क्या है, एक एक फॉर्मूला है मेरे हाँ। हिसाब से, एक एक राइट। फॉर्मूला है। बट अभी हम लोग क्यों थ्योरम का प्रूव करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला यूज होता है वो अभी सही है या नहीं है उसको यही करने के लिए। राइट। नहीं तो हम आज उठ के हम भी एक फॉर्मूला बता देंगे कि हम इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो तो होगा नहीं ना। वो तो एक भी, मतलब जितने भी मैथमेटिशियंस है उससे एक्सेप्टेड होना चाहिए ये फॉर्मूला है। तो एक्सेप्टेड के लिए प्रॉब्लम का प्रूफ, मतलब थ्योरम का प्रूफ होना चाहिए। तो राइट। वो है, तो उसी मतलब उसको वहीं तक ले रहा है, थ्योरम को एज ए फॉर्मूला ही सही है। उसके बाद उस फॉर्मूला को तो यूज भी तो करना है। उसको यूज करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट है। और कहीं पर इंटरव्यू में, कोई भी एग्जाम हो, कई बार वो प्रॉब्लम ही पूछते हैं, वो लोग राइट। थ्योरम नहीं पूछते। राइट। थ्योरम तभी पूछते हैं जब कोई कोई तुम लॉजिक दिया, तुम्हें हाँ, बहुत देखता है, बेसिक थ्योरम्स बहुत पूछता रेयर है, पूछते हैं। बहुत बट बड़ी वो थ्योरम्स लोग नहीं प्रॉब्लम पूछते। ही है। राइट। तो मैं यही तो बोलूंगा प्रॉब्लम राइट। सॉल्विंग पे जोर देने के लिए। ओके। तो ओवरऑल इंग मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर? हाँ सर, बहुत, क्योंकि मैं, मेरा इंटरव्यू हो गया था आपके हम्म। आपके साथ बात करने से, आपके साथ मैसेज बहुत भी चैट हुआ आपके साथ। आपने बोला नहीं हो जाएगा, मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखा हूँ। आपने पहली अच्छा। बार एक वर्ड बोला था मुझे, तो मैं बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखा हूँ। तो अच्छा। हो जाएगा, तो मतलब मेरा सेकंड इंटरव्यू था हाँ। इसका, आइजा पुणे का। पहले मैं टीआई फॉर कैम का दिया था, उसके हाँ। बाद आइजा पुणे, फिर आईआईटी बॉम्बे और आईएससी बेंगलुरु, इन चारों जगह दिया है। एक जगह हो गया तो और मैं कई जगह नहीं दूंगा और इंटरव्यू। ओके, तो मैं ठीक है। आपको तो बोला था तुम कि पहले तो पहले थोड़ा सा बच्चों इस साइन थोड़ा सा डर भी गया था इंटरव्यू वगैरह से, क्या होगा भी नहीं होगा, क्योंकि पहली बार जब सफल हो गया था, तो तब की बात साइन बता रहे। तो मैंने साइन को बताया था कि डरने की कोई बात ही नहीं है, तो तुम आराम से उत्तीर्ण कर पाओगे। ये क्रैश कोर्स में ही शायद हमारी ये बात हुई थी ना, क्रैश हाँ, कोर्स के क्रैश कोर्स में। से। तो क्योंकि मैं फिर क्रैश कोर्स में आपको बोला था ये, हाँ सबके हाँ सामने ही बोला था मेरा फील्ड्स के बारे में। हाँ हाँ, मुझे स्मरण है इस विषय में। तो ठीक है विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि इस सत्र से आपने बहुत कुछ सीखा होगा नेट जेआरएफ के विषय में, पीएचडी इंटरव्यू के विषय में। तो आज का यह सत्र हम यहीं अंत करते हैं और सयन को शुभकामना भी देते हैं उनकी रिसर्च जर्नी के लिए। और इंग जी मैथमेटिक्स सर। के लिए भी यह सौभाग्यपूर्ण बात है कि उन्हें पढ़ाने का हमें अवसर मिला। ठीक है, धन्यवाद सयन। यहीं थैंक यू अंत सर। करते हैं इंटरव्यू का। ओके।